हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हमने एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंतर्गत बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उससे आगे का भाग पढ़ेंगे। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के बाद में नेक्स्ट इसके जो प्रमाण आते हैं वो है बायोकेमिस्ट्री तथा कंपैरेटिव फिजियोलॉजी के द्वारा, यानी जैव रासायनिकी तथा तुलनात्मक इनकी कार्यकी का अध्ययन करने पर हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं जो इवोल्यूशन की ओर जो है वो प्रदर्शित करते हैं। लिविंग बींग्स एग्जिबिट अ लार्ज डिग्री ऑफ सिमिलरिटी इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो जीवित जितने भी सजीव है उनमें अधिक जो है मात्रा में उनमें सिमिलरिटी या उनमें समानता देखने को मिलती है उनके रासायनिक संगठन के अंदर। केमिकल रिएक्शंस और इनके अंदर चलने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं ये भी एक समान होती है लगभग। एंड बॉडी फंक्शंस, यानी कि इनमें जो पाए जाने वाली जो शरीर है उनका जो कार्य है वो लगभग सभी जीवों में एक समान इनमें पाया जाता है। दे प्रोवाइड ए नंबर ऑफ एविडेंसेस, तो इनके द्वारा कुछ अनेक जो है प्रमाण इनके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, यानी कि इनकी जो पूर्वजता है वो एक ही रही होगी, यानी सभी जीवों के पूर्वज जो है वो एक रहे होंगे। एंड इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और इसका इवोल्यूशन या उद्विकास जो है वो प्रदर्शित होता है कि विभिन्न ग्रुप्स का इवोल्यूशन या उद्विकास कैसे हुआ और उनके जीवों का विकास जो है किस प्रकार से हुआ था। तो ये इसकी बायोकेमिस्ट्री और कंपैरेटिव फिजियोलॉजी के द्वारा पता चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के बारे में। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जितने भी सजीव होते हैं ये सभी सजीव प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के द्वारा बने होते हैं। कॉमनली कॉल्ड लिविंग मैटर, और इसे सामान्यतः जीवित पदार्थ जो है कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म को जीवित पदार्थ कहते हैं। इट्स बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूशन इज सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसका जैव रासायनिक जो संगठन होता है ये सभी ऑर्गेनिज्म या जीवों के अंदर एक समान पाया जाता है। अबाउट 90% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज फॉर्म्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स। तो लगभग 90% भाग जो होता है प्रोटोप्लाज्म का ये बना होता है मुख्य 4 एलिमेंट्स के द्वारा। इनमें आते हैं सबसे अधिक कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। तो ये 4 एलिमेंट्स जो है वो सभी प्रोटोप्लाज्म जितने भी जीवों के अंदर पाए जाते हैं उनमें ये मुख्यतया उपस्थित होते हैं। एलोंग विद फॉस्फोरस एंड सल्फर, और इनके साथ में फॉस्फोरस तथा सल्फर भी उपस्थित होते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ लिविंग मैटर। और ये जब जितने भी इनमें एलिमेंट्स हैं ये जब मिल जाते हैं फॉस्फोरस और सल्फर के साथ, ये अधिकांश जो है इनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक पदार्थ जो उपस्थित होते हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित हैं, इनके द्वारा इन सभी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक अम्ल। तो इन सभी का निर्माण जो है वो फॉस्फोरस तथा सल्फर के द्वारा मोस्टली हो जाता है। दूसरा जो एविडेंस आता है इसके अंतर्गत वो आता है इनमें न्यूक्लिक एसिड तथा क्रोमोजोम्स के द्वारा। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं उपस्थित डीएनए या आरएनए, और उसके साथ में क्रोमोजोम या गुणसूत्रों की उपस्थिति। द हेरिडिटरी मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो जो आनुवांशिक पदार्थ होता है जीवों के अंदर ये डीएनए के रूप में उपस्थित होता है, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के रूप में उपस्थित होता है। डीएनए इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमेटिन फाइबर्स। तो डीएनए जो होता है ये ऑर्गेनाइज्ड रहता है या व्यवस्थित रहता है क्रोमेटिन तंतुओं के रूप में इन द न्यूक्लियस, यानी ये क्रोमेटिन जो फाइबर होते हैं ये इसके केंद्रक भाग में या केंद्रक में पाए जाते हैं। एंड क्रोमोजोम्स इन डिवाइडिंग सेल्स, और यही क्रोमेटिन फाइबर जो है किसी विभाजित हो रही सेल, यानी जब कोशिका विभाजित होती है उस समय यह क्रोमोजोम के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं। इट हैज़ द सेम केमिकल कंपोजिशन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन होता है डीएनए का
ये सभी जीवों के अंदर एक समान ही होता है, किसी में भी चेंज नहीं होता है। जेनेटिक कोड, जो आनुवंशिक कोड होते हैं, दैट एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स इज़ यूनिवर्सल। और जो जेनेटिक कोड होते हैं या आनुवंशिक कोड होते हैं जो कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के जो इफ़ेक्ट या प्रभाव होते हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, और ये यूनिवर्सल होते हैं। तो जेनेटिक कोडॉन जितने भी होते हैं ये सभी सार्वत्रिक होते हैं, यानी सभी जीवों के अंदर एक समान जो है वो स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन पाए जाते हैं, और उनके द्वारा कोडित होने वाले जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं ये सभी अमीनो अम्ल इनमें एक समान ही होते हैं सभी जीवों के अंदर। अगले जो इसमें एविडेंस या प्रमाण आते हैं वो आते हैं एंजाइम्स के द्वारा। एन ऑर्गेनिज्म हैज़ अ नंबर ऑफ सिस्टम। तो किसी जीव के अंदर अनेक प्रकार के सिस्टम या तंत्र पाए जाते हैं। अ सिस्टम पजेज अ सिमिलर सेट ऑफ एंजाइम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो एक तंत्र, किसी भी एक तंत्र में समान प्रकार के जो है एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के जीवों में होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीवों में एक समान ही एंजाइम्स जो है वो पाए जाते हैं किसी एक तंत्र के अंदर। सो मच सो दैट क्रेब साइकिल हैज़ सिमिलर एंजाइम्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि क्रेब्स चक्र जो होता है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि क्रेब्स चक्र के अंदर जो है वो एक ही प्रकार के एंजाइम्स कार्य करते हैं, चाहे वो प्लांट्स के अंदर हो यानी पादप के अंदर हो या एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका के अंदर हो। तो दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं के अंदर जो क्रेब्स चक्र चलता है ये क्रेब्स चक्र दोनों में एक समान पाया जाता है, और इनमें जो पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। द एंजाइम्स ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज आर द सेम थ्रू आउट द एनिमल किंगडम। अब जो एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम, ये सभी एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत के अंदर पाए जाने वाले सभी जंतुओं में ये दोनों एक समान पाए जाते हैं, यानी सभी जंतुओं में ये उपस्थित होते हैं और इनके कार्य भी सभी जंतुओं में एक समान ही होते हैं। Vertebrates have a similar set of digestive enzymes in their digestive tracts। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी प्राणी होते हैं इनमें एक ही प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सेट पाए जाते हैं, और ये इनके डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या पाचन नलिका के अंदर उपस्थित होते हैं। तो सभी वर्टिब्रेट्स में एक समान पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ इट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स of one animal can be safely administered to another animal including human beings। तो इस कारण से जो डाइजेस्टिव एंजाइम या पाचक एंजाइम जो होते हैं ये एक एनिमल के अंदर किसी दूसरे एनिमल का जो पाचक एंजाइम होता है वो इसमें उपयोग लिया जा सकता है, यानी किसी जंतु के पाचक एंजाइम मनुष्यों के भी काम में आते हैं। तो ये जो है प्रक्रिया कई बार आर्टिफिशियली रूप से एंजाइम प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसके बाद आते हैं हार्मोन्स। दे आर बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हार्मोन्स जो होते हैं ये जैव रसायन होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, विच हेल्प्स इन ट्रिगरिंग रिएक्शंस ऑफ फंक्शंस इन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो हार्मोन होते हैं ये सहायता करते हैं अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए, और उनको कार्य करने के लिए हार्मोन्स जो है वो उत्तेजित करते हैं या उन्हें स्टिमुलाई प्रदान करते हैं या उनका प्रेरण करते हैं। और ये जो हार्मोन है दूसरे बॉडी पार्ट्स यानी शरीर के अंगों के अंदर कार्य करते हैं। द हार्मोन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर बोथ केमिकली एंड फंक्शनली सिमिलर। तो जितने भी हार्मोन्स हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर कशेरुकी जीवों में ये रासायनिक रूप से तथा उनके कार्यात्मक रूप से लगभग एक समान ही सभी वर्टिब्रेट्स या कशेरुकियों में पाए जाते हैं। इन द केस ऑफ डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बींग्स, तो जैसे कि मानव में यदि किसी एक हार्मोन की कमी हो जाती है तो द हार्मोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट्स आर टेकन एज इंजेक्शन। तो क्या करते हैं इसमें कि मनुष्य में यदि किसी एक हार्मोन की कमी है तो उसे किसी दूसरे वर्टिब्रेट जंतु के द्वारा प्राप्त करके इंजेक्शन के रूप में मानव भी जो है वो इसको ले सकते हैं। जैसे उदाहरण है
इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो दूसरे वर्टिब्रेट्स जैसे सूअर है तो उनका जो है उपयोग ले सकते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर। तो पहले इसका उपयोग लिया जाता था। और थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है ये भी दूसरे वर्टिब्रेट्स में जो है वो सेम होता है जैसे कि मानव के अंदर होता है। तो इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए भी थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो दूसरे कशेरुकी जंतुओं से प्राप्त करके मानव के अंदर इंजेक्शन के द्वारा दिया जा सकता है। अगला एविडेंस आता है इसमें मेटाबॉलिज्म या इसे कहते हैं उपापचय। डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी विभिन्न प्रकार की उपापचयी अभिक्रियाएं जैसे रेस्पिरेशन यानी श्वसन, डाइजेशन या पाचन, एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण और मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी पेशी संकुचन, नर्व कंडक्शन यानी कि तंत्रिका संचालन जो कि जंतुओं में होता है, एंड फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो कि पादपों के अंदर पाई जाती है, शोज अ फिजियोलॉजिकल सिमिलरिटी इन वेरियस लिविंग बींग्स। तो इन सभी अभिक्रियाओं के अंदर यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो भी होती है ये इनमें सिमिलरिटी पाई जाती है इनके कार्यात्मक रूप से। तो कार्यात्मक रूप से इनमें समानताएं पाई जाती है विभिन्न प्रकार के जीवों के मध्य। नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी प्रकाश संश्लेषी वर्णक। ऑल यूकैरियोटिक ऑटोट्रोपिक प्लांट्स पजेज क्लोरोफिल ए। तो जितने भी ससीम केंद्रकी यानी केंद्रक युक्त जो स्वपोषी पादप होते हैं इन सभी में क्लोरोफिल ए जो होता है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या वर्णक के रूप में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल बी अकर्स इन ग्रीन एल्गी एंड एम्ब्रियोफाइट्स। तो जो क्लोरोफिल बी होता है यानी क्लोरोफिल का दूसरा प्रकार क्लोरोफिल बी पाया जाता है ग्रीन एल्गी जो होती है हरी एल्गी इनके अंदर पाया जाता है और दूसरे जो है एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं इन प्रकार के पादपों के अंदर ये उपस्थित होता है। द लेटर देयरफॉर मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीन एल्गी। और इसके बाद जो जितने भी प्लांट्स हैं ये ओरिजिनेट हुए होंगे ग्रीन एल्गी के द्वारा या इनकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीन एल्गी के द्वारा हुई होगी। अदर एल्गी जो है उनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल सी डी या ई जो है बी के जो है स्थान पर ये उपस्थित होते हैं। तो दूसरी जो एल्गी होती है तो मेन एल्गी जो है ग्रीन एल्गी और दूसरे प्रकार की जो एल्गी या शैवाल होते हैं उनमें क्लोरोफिल बी डी या ई पाए जाते हैं। इसमें बी जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। दे मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए कॉमन एंसिस्टर ऑफ एल्गी। और इससे ये पता चलता है कि इस प्रकार की जो विभिन्न एल्गीज है जिनमें अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो सभी किसी एक सामान्य या उभय पूर्वज के द्वारा ही उनका निर्माण हुआ होगा यानी उनकी उत्पत्ति जो है वो एक ही पूर्वज के द्वारा हुई होगी, यह इससे पता चलता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का अगला भाग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।